कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम एंड वीज़ा ट्रेंड आज की डेट में क्या चल रहा है? कौन सी एप्लीकेशंस को आज की डेट में वीज़ास ग्रांट हो रहे हैं एंड कितने दिनों में वीज़ास आ रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन क्या वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है? इन फील्ड में हमारे पास कितने दिनों में वीज़ास हैं जो आ रहे हैं? वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको डेली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है? कनाडा विजिटर वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, ये बहुत लोग अप्लाई करते हैं एंड काफ़ी चीज़ें इसमें जाननी होती हैं जब हम अप्लाई कर देते हैं या फिर कर चुके होते हैं या फिर करने वाले होते हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताता हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालते हैं, तो इनको ज़रूर चेक किया करो, आपका बेनिफिट इसमें 100% होगा, ठीक है जी? सो प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं जी, विजिटर टूरिस्ट वीज़े का 28 डेज़ हो चुका है, ठीक है? और ये बहुत ही गुड न्यूज़ है क्योंकि ये प्रोसेसिंग टाइम है जो डे बाय डे डिक्रीज़ ही होता जा रहा है, ठीक है? मतलब कि बहुत ही जल्दी आपका जो प्रोसेसिंग टाइम आप ये देखोगे कि 10-15 दिन में आपकी एप्लीकेशंस प्रोसेस होने लगेंगी। बट इन फील्ड में मैं अगर आपको बात बताऊँ तो देखा जाए कि हमारे पास ऐसे भी वीज़ाज़ आए जो 10-10 दिनों में आए हैं, ठीक है? बट ऐसी भी हमारी फाइल्स हैं जिनको महीना-महीना हो गया एप्लीकेशन सबमिट की को, उनकी एप्लीकेशन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, बट वेरी सून उनका भी आ जाएगा, ठीक है? सो पक्का नहीं है कि जी आपका 10 दिन में आएगा या फिर ये भी पक्का नहीं है कि आपका महीने में ही आएगा, आपका 10 दिन में भी आ सकता है वीज़ा, इफ यू आर लकी एनफ, ठीक है? तो उसके बाद वीज़ा ट्रेंड कौन सी एप्लीकेशंस को जो आज की डेट में वीज़ा मिल रहा है। देखो जी, मैं आज मेरे साथ ना एक बंदे की रिफ्यूज़ल डिस्कस हुई है, उनकी रिफ्यूज़ल आई थी, तो उन्होंने कॉल किया था। उनकी रिफ्यूज़ल लेटर पे 2 चीज़ें लिखी हुई थी, एक तो इनसफिशिएंट फंड्स, ठीक है? इनसफिशिएंट फंड्स लिखा हुआ था एंड दूसरा था कि आप वापस नहीं आओगे, ठीक है? यू विल नॉट लीव कनाडा, ठीक है? तो मैंने उनको कैसे समझाया कि यार आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ये 2 बहुत मेन कारण हैं जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल मिलती है, तो ये चीज़ समझना ज़रूर, ठीक है? और मेरे साथ जब उन्होंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैंने उनसे पूछा, जब उनकी एप्लीकेशन पूछी तो मैंने पूछा कि यार आपका इनसफिशिएंट फंड्स बोला है, तो आपने फंड कितने शो किए थे? उन्होंने बोला कि जी मैं एक पर्सन हूँ, वाइफ को मिलने जा रहा था, तो मैंने 10 लाख फंड शो किया था, ठीक है? तो कहीं न कहीं 10 लाख फंड हम सफिशिएंट मान लेते हैं कि सफिशिएंट है, सैटिस्फैक्टरी है, ठीक है, कहीं न कहीं। तो फिर उससे मैंने पूछा कि आपकी इनकम कितनी है? तो बोला कि जी मैंने अपनी आईटीआर लगाई थी, जिसमें कि 5 साढ़े 5 लाख मेरी एनुअल इनकम है जो शो की गई है, ठीक है? ज़्यादा इनकम हम शो नहीं कर सकते एनुअल, क्योंकि फिर टैक्स भरना पड़ता है, राइट? तो फिर मैंने बोला कि किसी और की आईटीआर साथ में अटैच की थी? उन्होंने बोला नहीं। तो फिर मैंने बोला कि जी पहला आपको जो टाइस सबसेक्शन मिला है इनसफिशिएंट फंड वाला, आपके 10 लाख फंड तो सफिशिएंट है, बट आपका जो इनकम है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है। वो बोले क्यों, कैसे सर? 5-6 लाख है, इससे ज़्यादा तो होती नहीं। मेरे दोस्त की ने भी वीज़ा लगाया, उसकी भी इतनी फंड एनुअल इनकम आईटीआर में। मैंने बोला ठीक है, आपको समझाता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि यार अगर आप आज कनाडा जा रहे हो, वीज़ा ऑफिसर को कह रहे हो कि जी मैं वाइफ को मिलने जा रहा हूँ कनाडा, या किसी और को या घूमने जा रहा हूँ, तो आपकी 2 लाख की तो आप जाने आने की टिकट लगा लो, ठीक है? 2 लाख की नहीं आती, कम में आ जाती है, तो खर्चा लगा लो साथ में, ठीक है? तो बजट जब एक वीज़ा ऑफिसर को बनाकर देते हैं, तो वहाँ पे फिर आपका फूड, टैक्सी, ट्रैवल, अकोमोडेशन, ये सारा खर्चा 2 लाख वो लगा लो। मतलब कि मोटा-मोटा 4 लाख आप बजट बना के देते हो वीज़ा ऑफिसर को, जी मेरा 15 दिन के प्लान का, टूर का 4 लाख का बजट है, ठीक है? मैं वहाँ पे शॉपिंग भी करूँगा, एक्टिविटीज़ भी करूँगा, सारी चीज़ें, ठीक है? मैं लाख का। तो 1 साल में आपने कितना कमाया? 5 लाख या साढ़े 5 लाख या 6 लाख, ठीक है? बट आप 15 दिन में कितना उड़ाने वाले हो? 4 लाख, ठीक है? तो वीज़ा ऑफिसर कहता है ठीक है जी आपके पास 20 लाख फंड है माना, बट आपकी एनुअल इनकम सैटिस्फैक्टरी नहीं है। आपको ये 4 लाख कमाने के लिए 7-8 महीने लग जाएँगे, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई मैं ये नहीं कहता कि आप टैक्स भर के इनकम ज़्यादा दिखाओ। मैं कहता हूँ साथ में आप अपनी मदर की आईटीआर भी लगाओ, फादर की आईटीआर भी लगाओ, ठीक है? भाई-बहन है उनकी आईटीआर भी लगाओ। एनुअल इनकम को आप 15, 20, 25 लाख तक लेकर जाओ। मदर की आईटीआर होगी तो आपको फाइनेंशियल वाला जो है रीजन वो नहीं मिलेगा। एंड सेकेंडली उसका जो यू विल नॉट लीव कनाडा, तो फिर मैंने पूछा कि आगे डिटेल ली कि आपको क्यों कहा गया कि आप वापस नहीं होगे। फिर मैंने बोला कि आपने सी एयरपोर्ट वैलिडेशन रिपोर्ट लगाई थी? वो बोला नहीं सर, वो तो मैंने नहीं लगाई। फिर मैंने पूछा ठीक है आपने मदर फादर का क्या डॉक्यूमेंट लगाया था? बोला सिंपली बस आधार कार्ड लिया था, कंसल्टेंट ने वो लगा दिया था। तो फिर मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला जब एक वीजा ऑफिसर को हम अगर लिख कर दे देते हैं कवर लेटर में कि आई विल लीव कनाडा, इससे मानने वाला नहीं है
वीजा ऑफिसर को रीजंस देने पड़ेंगे, साथ में प्रूफ। अब वीजा ऑफिसर को पहला रीजन आप क्या दोगे? पहला रीजन ये दोगे कि जी मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है इंडिया में, उसकी वैल्यूएशन साथ में, रिपोर्ट साथ में अटैच करनी पड़ेगी, सी रिपोर्ट साथ में अटैच करनी पड़ेगी। आपकी 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी इंडिया में, आप यू विल से टू द वीजा ऑफिसर कि मैं इस प्रॉपर्टी को छोड़कर नहीं रह सकता कनाडा में। अगर यही सेम चीज मुझे वहां पे कमानी है तो मुझे पूरी जिंदगी लग जाएगी, ठीक है। सो मैं इसके लिए अपनी प्रॉपर्टी के लिए वापस आऊंगा। फिर मैंने बोला कि आप अपने मदर के, फादर के आधार कार्ड तो लगा रहे हो, साथ में आप उनका थोड़ा ये भी बताओ कि इनकी टेकिंग केयर करने के लिए ओनली मैं हूं, ठीक है। सो मैं इनकी टेकिंग केयर करूंगा, इससे मेरे बिना इनका कोई और देख केयर करने वाला नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वाई मुझे वापस इनके लिए आना ही पड़ेगा। हमारे कल्चर में है कि हम, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी टेकिंग केयर हम करते हैं जब हम ओल्ड एज में होते हैं, तो मेरे सिवा इनका कोई भी नहीं है टेक केयर करने का। तो फिर वो टाइज टू इंडिया आपका आता है, सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज वाला। फिर आप कह सकते हो कि जी मेरा ये रीजन है। फिर आपका जॉब का, बिजनेस का, आपका सोशल टाइज, ठीक है, आपके रिश्तेदार, ये सारी चीजें आप पूरा बनाकर साथ में प्रूफ्स देकर वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हो कि जी मैं वापस क्यों आऊंगा इंडिया, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई है, समझाई है। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो मैं कहूंगा कि दैट्स ओनली 5%, 95% और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंसल्टेंट नहीं गौर करते, ऐसे ही फाइल सबमिट कर देते हैं और आपका करियर प्रोफाइल और आपकी रिफ्यूजल है जो आ जाती है, ठीक है जी। और मैं कहता हूँ कि यार जब आप पुनीत इमिग्रेशन से करवाना चाहते हो, ठीक है, हम वीजास भी शो करते हैं, सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। पुनीत इमिग्रेशन में सबसे पहली बात, आपका कुछ हजारों में वीजा आएगा, लाखों में नहीं आएगा, पहली बात ये। सेकेंडली, आपको जो आपकी है ट्रांसपेरेंसी पूरी मिलेगी, आपकी प्रोफाइल आपको सारी शेयर की जाएगी, आपकी जीसी की लॉगिन आईडी, ईच एंड एवरीथिंग यू विल, इट ऑल विल बी शेयर्ड विद यू, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 100% जेन्युइनिटी मिलेगी, हमें जो लाइसेंस अप्रूव्ड है। सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और आपकी जो एप्लीकेशन है वो मैं रेडी करूंगा, कोई और रेडी नहीं करेगा। जैसे नहीं है कि वहां पे कोई एम्प्लॉय रेडी करेगा, सारी एप्लीकेशन मेरे द्वारा सबमिट की जाती है। अगर किसी की रिफ्यूजल भी आती है मेरी तरफ से तो वो एप्लीकेशन भी मेरी तरफ से ही सबमिट की जाती है। सो ऐसा कुछ नहीं होगा कि जी आपकी किसी और से एप्लीकेशन बनी है, ठीक है। सो आई होप कि अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपना प्रोसेस है मेरे साथ एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दिस इज द गुड टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई, क्योंकि जहां पे अब प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत अच्छा है, वीजा ट्रेंड भी बहुत अच्छा है। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।